जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, फिर हम लोग जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोगों में से बताइएगा कितने लोगों का पेपर जो है वो बिहार पुलिस का है और कितने लोगों ने जो है वो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म अप्लाई कर दिया है या वो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म जो है उसको अप्लाई करेंगे। क्योंकि आप लोग बता दीजिएगा, उसी तरीके से मैं क्लासेस वगैरह जो है उनको व्यवस्थित करूं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पेट से रिलेटेड या यूपी पुलिस कांस्टेबल या किसी का बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है तो कई सारी पीडीएफ जो है आप लोगों को वहाँ पर भेजी जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आप लोगों में से बताइएगा किनका पेपर है बिहार पुलिस का, क्योंकि बिहार पुलिस की परीक्षा डेट आ गई है। आप लोगों को जैसे पता है कि सितंबर में 24 सितंबर से परीक्षा शुरू हो रही है। इसके साथ में यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो है उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो नवंबर में उसकी भी परीक्षा होनी प्रस्तावित है लगभग। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा जल्दी से, और आप लोग बताइएगा अगर तैयार हैं तो फिर क्लास जो है उसको शुरू किया जाए। कितने लोग तैयार हैं तो क्लास को शुरू किया जाए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में किस देश में अपने मानव युक्त चंद्रमा, ठीक है, किस देश ने मानव युक्त चंद्रमा लैंडिंग मिशन के लिए लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट का परीक्षण किया है? भारत, चीन, जर्मनी या फ्रांस? बताइएगा कि किसने जो है वो अपने मानव युक्त चंद्रमा लैंडिंग मिशन के लिए लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट का परीक्षण किया है। देखो, इस रॉकेट में 4 से 7 लोग, ठीक है, ये जो मिशन है ना, इसमें 4 से 7 व्यक्ति जो हैं वो बैठकर जा सकते हैं। और यह परीक्षण बेटा चीन ने किया है। किसने किया है? चीन के द्वारा किया गया है। तो बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। अब जल्दी से आप लोग चीन की राजधानी बता दीजिएगा। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है उनका नाम बता दीजिएगा। प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। और इसी के साथ में यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम भी बताइएगा। तो राजधानी तो बेटा बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। ठीक है, इसके साथ में मुद्रा यहाँ की रेमनबी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम गारंटीड आय विधेयक पारित किया है, जिससे वह शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है? तो प्रश्न कैसे बनेगा कि भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जिसने शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाने का एक विधेयक पारित किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या राजस्थान? बताइएगा। देखिएगा, इसमें जो है वो न्यूनतम 125 दिन कार्य दिवस मिलेगा। कितना? न्यूनतम 125 दिन जो है प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ पर कार्य मिलेगा। और ऐसा करने वाला राजस्थान जो है वो भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखिएगा, राजस्थान के सीएम और राज्यपाल तो आप लोग जल्दी से बता ही दीजिएगा। यहाँ पर कौन सी झीलें हैं, क्योंकि प्रश्न बनता है। यहाँ पर नक्की झील है, यहीं पर डिडीवाना झील है। कौन सी है बेटा? डिडीवाना झील है। और कौन सी है जल्दी से? यहीं पर सांभर झील है। ठीक है, यहीं पर राजसमंद झील है। याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पुष्कर झील भी है, यहाँ पर पुष्कर भी है, ढेबर झील भी है, ये भी याद रखिएगा। पुष्कर झील भी है, ढेबर झील भी है। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई, 11 जुलाई, 24 जुलाई या 28 जुलाई को? बताइएगा। तो देखिएगा, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है बेटा वो 23 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 23 जुलाई 1927 को
23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार मतलब मुंबई में एक प्राइवेट रेडियो की स्थापना की गई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को क्या मनाया जाता है? रेडियो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। प्राइवेट रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई थी। 11 जुलाई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं बेटा? तो राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाते हैं। इसके साथ में 24 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को हम लोग आयकर दिवस मनाते हैं। ठीक है। और 28 जुलाई को जो है, एक तो हम लोग विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं, जो कि आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। एक नया दिवस मनाते हैं, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। कौन सा मनाते हैं? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी हम लोग किस दिन मनाते हैं बेटा? तो 28 जुलाई को मनाते हैं। अब 1 जुलाई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा। तो डॉक्टर्स डे मनाते हैं ना। और 1 जुलाई को ही हम लोग जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। तो सही आंसर तो ए ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? जापान, कजाकिस्तान, भारत या दक्षिण कोरिया? ISSF का मतलब क्या हो गया है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, तो इसका आयोजन जो है वो बेटा कहाँ किया गया? दक्षिण कोरिया में किया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें पहले स्थान पर कौन आया? तो पहले स्थान पर तो चीन आया, और दूसरे स्थान पर कौन आया? तो सेकेंड स्थान मिला है भारत को। किसको मिला है? भारत को। अब भारत ने इसमें कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर जीते, कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते, सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ में कुल 17 मेडल जीते। ठीक है, इसमें जो है वो तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? जल्दी से बताइएगा। तो तीसरे स्थान पर जो रहा है वो थर्ड स्थान आया है यूक्रेन का। कौन सा रहा है देश? यूक्रेन रहा है। ठीक है, इसके साथ में जो ISSF है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है बेटा? बता दीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसकी स्थापना कब हुई ये भी बता दीजिएगा। तो स्थापना तो हुई थी बेटा 1907 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो म्यूनिख में है। कहाँ पर है? म्यूनिख में है। और म्यूनिख बेटा कहाँ पर है? तो जर्मनी में है। याद रखिएगा आप लोग। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो लुसियानो रासी हैं। ठीक है, कौन है? लुसियानो रासी हैं। ठीक है, सही आंसर डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ है। 5वां प्रश्न है कि हाल ही में फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू करने की घोषणा की गई? उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का तो आंसर आप लोग आराम से बता सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आवारा पशुओं से प्रभावित कौन है? उत्तर प्रदेश से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। इस योजना के लिए जो है वो बजट कितना रखा गया है? तो 350 करोड़ रुपए। कितना? 350 करोड़ रुपए। अब बता दीजिएगा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बेटा? 31। और लोकसभा की कितनी हैं? 80। ठीक है, विधान परिषद की 100 हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, चलिए, तो 5वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 6ठा प्रश्न है कि हाजदा जनजाति जो कि विलुप्त होने की कगार पर है, यह किस देश में निवास करती है? देखिएगा, जो ये हाजदा जनजाति है, इसके मात्र अब तक जो है कितने लोग बचे हैं? मात्र जो है इनकी संख्या बची है 200। मात्र जो है 200 लोग बचे हैं। किसके? इस हाजदा जनजाति के लोग बचे हैं मात्र। याद रखिएगा। और यह जनजाति जो है बेटा
वो तंजानिया देश में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? तंजानिया में। इसी तरीके से ब्राज़ील में भी एक जनजाति है जो कि विलुप्त होने की कगार पर है, जिसका नाम है एक्रा। क्या नाम है? एक्रा। मैं वही जनजातियाँ बता रहा हूँ जो विलुप्त होने की कगार पे हैं केवल, ठीक है। भारत में भी ऐसी 2 जनजातियाँ हैं जो कि विलुप्त होने की कगार पर हैं। एक है ओंगे। कौन सी है? ओंगे जनजाति है। इस ओंगे जनजाति के मात्र इसमें तो 100 से भी कम लोग बचे हैं, जो भारत में है ना, 100 से कम लोग। और एक भारत में और जनजाति है जो कि विलुप्त होने की कगार पर है, उसको कहते हैं सेंटलीज। और ये दोनों जनजातियां जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं बेटा? तो अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अमेरिका में भी एक विलुप्त होने की कगार पर एक जनजाति है जिसका नाम है अपाचे। यह अपाचे जनजाति जो थी मूल रूप से अमेरिका की नहीं थी। यह साइबेरिया के क्षेत्र से भागकर अमेरिका में निवास कर रही थी और इस जनजाति की भी जनसंख्या जो है वो 1000 से कम बची है, ठीक है। 1000 से कम ही लोग जो हैं इस जनजाति के बचे हुए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, हाजदा जनजाति तंजानिया में है, ब्राज़ील में एक्रा है, भारत में ओंगे और सेंटलीज विलुप्त होने की कगार पर है और अमेरिका में अपाचे जनजाति है, ठीक है। याद रखिएगा अच्छे से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा छठे प्रश्न का? डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है हमारा कि निम्न में से रबी की फसल नहीं है। गेहूं, कपास, चना, मटर। तो देखिएगा फसलें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद, ठीक है। तो रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो याद रखिएगा, गेहूं है, चना है, मटर है और कौन सी है? सरसों है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। कपास जो है वो रबी की फसल नहीं है। किसकी फसल है ये खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल में कौन कौन सी आ जाएगी? धान आ जाएगी, मक्का, जूट, मूंगफली, ठीक है, बाजरा। ये सब कैसी है? तो बेटा खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। तो 7वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न है हमारा कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देश के 4 महानगरों को जोड़ती है। निम्न में से कौन सा महानगर इस परियोजना का हिस्सा नहीं है? बताइएगा। बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। देखिएगा, या इस योजना जो महानगर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, इसकी लंबाई, कुल लंबाई जो है वो 5846 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 5846 किलोमीटर है। और इस योजना की शुरुआत जो हुई थी वो वर्ष 2001 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2001 में। लेकिन ये पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हो पाई है? मतलब ये योजना पूर्ण हुई कब हुई? तो वर्ष 2012 में ये पूर्ण हुई। और इसमें 4 शहर सम्मिलित हैं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। तो कौन सम्मिलित नहीं है बेटा? जल्दी से बता दीजिएगा आप। तो बेंगलुरु जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा नहीं है। तो 8वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न है हमारा कि चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 329, अनुच्छेद 326 या अनुच्छेद 280। बताइएगा कि चुनाव से संबंधित जो मामले होंगे उनमें न्यायालय जो होता है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही आंसर क्या होना चाहिए बेटा? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 329 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 215 का अर्थ क्या होगा? कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा बेटा? उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। अनुच्छेद 326 क्या है? तो वयस्क मताधिकार। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, ठीक है, और वह प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर वो वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 280 में क्या है? तो बेटा वित्त आयोग का गठन है। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है?
राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि चुनाव संबंधी मामले अनुच्छेद 329 में है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है कि 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण, आर्थिक आधार पर पिछड़े, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, पिछड़े वर्ग मतलब आर्थिक आधार पर जो कोई पिछड़ा है तो सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, यह जीएसटी से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर से, या भारत एवं बांग्लादेश के बीच 1974 में जो भूमि समझौता हुआ था उसको लागू किया गया। बताइएगा सही आंसर 10वें प्रश्न का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा बच्चा। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, और ये संविधान संशोधन कब होता है? 2018 में। आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है वो 101वां संविधान संशोधन है, 2019 में हुआ। जीएसटी से रिलेटेड कौन सा है बेटा? सॉरी, ये 103वां है। और जीएसटी से रिलेटेड 101वां संविधान संशोधन है जो कि कब होता है? 2016 में। और भारत एवं बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ है, ये 100वां संविधान संशोधन है जो कि 2015 में लागू हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो सही आंसर तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पूना समझौता कब हुआ? 16 अगस्त 1932, 24 सितंबर 1932, 5 मार्च 1931 या 23 मार्च 1931। तो देखिएगा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने भारत के लिए एक सांप्रदायिक पंचांग जो था उसको लागू कर दिया था, जिसको भीमराव अंबेडकर ने मान लिया था। तो गांधी जी ने क्या किया, यरबदा जेल में जो थे वो धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य में एक समझौता हुआ था जिसको हम लोग पूना समझौता के नाम से जानते हैं। और ये कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 अगस्त 1932 को जो है क्या हुआ था? तो सांप्रदायिक पंचांग क्या आया था? सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की किसने? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ? तो महात्मा गांधी एवं इरविन के बीच समझौता हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? इरविन था। तो इनके मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ। और 23 मार्च 1931 को क्या हुआ? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दी गई। लाहौर जेल में फांसी दी गई। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 11वें प्रश्न का बेटा? तो बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है हमारा कि गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद? बताइएगा। तो गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है बेटा? सही आंसर क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा, गोपथ जो है वो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। और अथर्ववेद के जो पुरोहित होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो अथर्ववेद के पुरोहितों को ब्रह्म कहा जाता था। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था उसका क्या नाम था? यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम था शतपथ। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था? शतपथ था। और इनके पुरोहित जो थे इनको क्या कहा जाता था? तो इनके पुरोहितों को कहा जाता था अथर्वयु। ठीक है। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था उसका नाम क्या था? पंचविश। क्या था? पंचविश। और इनके पुरोहित को क्या कहा जाता था सामवेद के? तो उसको कहा जाता था बेटा उद्गाता। ठीक है। इसके साथ में ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था उसका नाम था ऐतरेय।
और कौशिकी, ठीक है। और इनके पुरोहित जो थे उनको क्या कहा जाता था, तो पुरोहितों को होत्र कहा जाता था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अथर्ववेद जो था वो जादू टोना से संबंधित था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न है कि निशार नामक सिक्के किस मुगल शासक ने चलवाए थे, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने, बताइएगा। तो देखिएगा निशार नामक जो सिक्के थे वो किसने चलवाए थे बेटा, तो सही आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। किसने, जहांगीर ने चलवाए थे, ठीक है। जहांगीर के ही शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग या कहा जाता था, और स्थापत्य कला का विश्राम काल कहा जाता था। जहांगीर ने ही सिंह अस्पा और दो अस्पा की शुरुआत की थी। जहांगीर ने ही अपने दरबार में न्याय की घंटी लगवाई थी, ठीक है। जहांगीर ने के ही शासनकाल में सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या हुई थी, ठीक है। सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या हुई थी। इसके साथ में ही इसका अगर मकबरा पूछ लिया जाए तो इसका मकबरा भारत के बाहर है, इसलिए पूछ लिया जाता है। तो इसका मकबरा कहाँ पर है, तो इसका मकबरा जो है वो कहाँ है, लाहौर में स्थित है। कहाँ है, लाहौर में है। इसकी एक जो पत्नी थी उसका नाम क्या था, मेहरुनिशा था। क्या नाम था बेटा, मेहरुनिशा था, जिसका ही नाम बाद में क्या हो पड़ गया, नूर जहाँ पड़ गया था। और नूर जहाँ की जो माता थी अस्मत बेगम, उसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। और नूर जहाँ के जो पिता थे एतमादुद्दौला, उनका मकबरा भी किसने बनवाया था, तो नूर जहाँ के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो सही आंसर तो बी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। चलिए 14वां प्रश्न है हमारा कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी3 या विटामिन ए, बताइएगा। तो देखिएगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, तो रिकेट्स होता है। विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है बेटा, तो रतौंधी होता है, ठीक है। जो विटामिन बी3 है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है नियासिन। क्या नाम है, नियासिन इसका रासायनिक नाम है। और बेटा इसी विटामिन बी3 में ही क्या होता है, चर्म रोग होता है। क्या होता है, चर्म रोग होता है। और इसी पेलाग्रा रोग या विटामिन बी3 को हम लोग क्या कहते हैं, 3D रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 3D रोग कहते हैं, जिनमें से एक डी का मतलब है डायरिया। क्या नाम है बेटा, डायरिया। एक डी का मतलब है डर्मेटाइटिस। और तीसरे डी का मतलब है क्या हो जाएगा, डिमेंशिया, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 3D कहते हैं चर्म रोग होता है, पेलाग्रा किसकी कमी से होता है, तो विटामिन बी3 की कमी से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 15वां प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं, 29, 14, 6 या 20, बताइएगा। तो देखिएगा मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं बेटा, 29 होती हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए मस्तिष्क की जो हड्डियों का जाल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेनियम। क्योंकि जो मस्तिष्क होता है ना, ये इन्हीं क्रेनियम के द्वारा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। 14 हड्डियाँ जो होती हैं वो हमारे चेहरे पर होती हैं। 6 हड्डियाँ जो होती हैं वो किस पर होती हैं, कान में होती हैं। कान में ही सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेपीज कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला जो आप लोगों का प्रश्न है 16वां, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह आप लोगों के लिए होमवर्क का प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करिएगा। कल मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या था प्रश्न, भूल गया मैं।
अरे अभी देख के बता रहा हूँ, मैंने लिया है। हाँ, कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो एक ही लोगों ने आंसर किया था, निशा ने, ठीक है, जिसका आंसर सही था कि लखनऊ में हुआ था। चलिए, अब प्रीवियस क्लास जो कल हुई थी उसके प्रश्नों का हम रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से आप लोग सभी लोग आंसर करिएगा। कि मई 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बताइएगा। नई दिल्ली में, स्पेन में, ऑस्ट्रेलिया में या जापान में? तो सबको पता है कहाँ पर हुआ, जापान के हिरोशिमा में हुआ है। तो सही आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। भारत की ओर से कौन गए थे? तो मोदी जी गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न था कि श्री श्रीजा अकुला को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो मैंने बताया था श्रीजा अकुला जो है बेटा वो किससे संबंधित हैं? टेबल टेनिस से संबंधित हैं। ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न था कि गन्ने की खेती की नई तकनीक के प्रयोग के लिए किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना की शुरुआत की? तो पंचामृत योजना जो है बेटा वो किसने शुरू की? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की। अच्छा, अब आप लोग बता दीजिएगा उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था नोबेल गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोबेल गैस कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न था कि आर्मेनिया देश की राजधानी क्या थी? तो आर्मेनिया की राजधानी बेटा क्या थी? जल्दी से बताइएगा। अगर चारों की पता है तो चारों की बता दीजिएगा, तब तो और अच्छी बात है, जल्दी से बताइएगा। तो आर्मेनिया की राजधानी बेटा क्या थी? तो एरेवन थी। क्या थी? एरेवन थी। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। बालेटा किसकी थी? तो माल्टा की राजधानी थी। छठा प्रश्न था कि हाल ही में श्याम शरण नेगी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो मैंने बताया था देश के पहले मतदाता थे। कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के थे, जिनका निधन हो गया है। अभिनेता सतीश कौशिक जी का निधन हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न था कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मैंने बताया था कहाँ हुआ था बेटा, वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? कनिष्क ने की थी। पहली की अध्यक्षता किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी। और तीसरी वाली की किसने की थी? तो अशोक ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा। आठवां प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, और यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है बेटा? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है, ठीक है। नवा प्रश्न था कि मानव शरीर में पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था मानव शरीर में पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। और पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुख गुहा से होती है। प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो अमाशय से शुरू होता है, ठीक है। 10वां प्रश्न था हमारा कि भाखड़ा नागल बांध और हीराकुंड नदी घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो मैंने बताया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रहती है। हैमर डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसी पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 11वां प्रश्न था कि आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भैया आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे, क्योंकि 1946 में मेरठ अधिवेशन के ये अध्यक्ष बने थे। उसके बाद अगला अधिवेशन ही नहीं आ पाया, तो इन्हीं के पास अध्यक्षता थी, ठीक है। 12वां प्रश्न था कि कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ से संबंधित थी, आंध्र प्रदेश से संबंधित थी। सी ऑप्शन सही है। 13वां प्रश्न था कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है? तो किससे की गई है बेटा? लोकसभा में अनुच्छेद 330 से, राज्यसभा में या राज्य विधानमंडल में 332 से, 352 में क्या था? राष्ट्रीय आपातकाल था, और 368 में क्या था? तो संविधान संशोधन था, ठीक है। 14वां प्रश्न क्या था कि निम्न में से कौन सा हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो मैंने बताया था कौन करता है? आरबीसी करता है, और आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? इरेथ्रोसाइट कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न था कि ओनेगा झील किस देश में स्थित है? तो ओनेगा झील बेटा कहाँ पर है? रूस के अंदर है। रूस में ही कौन सी थी? लडोगा झील थी। रूस में ही कौन सी झील थी बेटा? बेकाल झील है।
ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो निशा ने आंसर दिया था लखनऊ में हुआ था। ठीक है, सही है उसका। बाकी भैया आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग बताइएगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑफलाइन सेंटर के लिए हमारा जो दिया हुआ नंबर है आप उस पर बात कर सकते हैं, ऑफलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। हाँ, मैंने आप लोगों से कहा था टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर मैं कई सारी PDF वगैरह भेजने जा रहा हूँ। क्योंकि जिनका भी बिहार पुलिस का परीक्षा है वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कितने लोगों की बिहार पुलिस की परीक्षा है, तो बिहार के लिए कुछ स्पेशल सा शुरू किया जाए कि जिससे कि इस बार आप लोग जो है नौकरी अपनी प्राप्त कर लें। ठीक है, बाकी आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।